नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो इस वक्त देश के अंदर दो बड़ी घटनाओं की चर्चा हो रही है और ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। एक घटी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में और दूसरी आप उसे कहीं भी मान लें हिंदुस्तान के अंदर घटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल के लिए क्या जगह बताएं, लेकिन ये जुड़ी हुई है ट्विटर के साथ। इसे दिल्ली समझ लीजिए। दोनों घटनाओं में संबंध ये है कि जो गाजियाबाद वाली घटना, एक वीडियो सामने आता है और बताया जाता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई हुई और बाद में उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी दाढ़ी काटी गई, उनसे श्री राम के नारे लगवाए गए और ये खबर ट्विटर पर आग की तरह फैलती है। इसमें बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जब पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है जिसमें ट्विटर का भी नाम शामिल है, कुछ नेताओं के नाम शामिल है, उसमें पता चलता है कि ये वीडियो गलत था। ऐसी घटना ज़रूर घटी लेकिन उसके पीछे कारण ये नहीं थे, खासतौर पर ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद ट्विटर पर एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी तरफ ट्विटर, जिससे सरकार लगातार कह रही है और तमाम ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म से कि उनके इंटरमीडिएरी के दर्जे को दिक्कत होगी, उनसे छिन जाएगा अगर उन्होंने भारत सरकार के जो नए नियम हैं उनको नहीं माना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें मान लिया लेकिन ट्विटर लगातार उसमें आनाकानी करता रहा। उसने एक आध चीज़ की भी लेकिन वो भी आधी अधूरी, और कुल मिलाकर भारत सरकार का जो नया नियम था उसके मुताबिक अगर आपने एक फला तारीख तक इन चीज़ों को नहीं माना तो आपका इंटरमीडिएरी का दर्जा खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको भारत के कानून के तहत एक कानूनी संरक्षण जो मिला हुआ है, जिसमें अगर आपके प्लेटफॉर्म को लेकर कोई ऐसी बात डाली जाती है जिससे विवाद होता है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है, उस पर आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अब यह दर्जा ट्विटर के पास नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ इस मामले में जो गाजियाबाद वाली घटना है उसमें ट्विटर के नाम से एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब ये पूरा मामला हमारे सामने है। तो इसके मायने क्या हुए? इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो घटना घटी वो, और दूसरी ट्विटर, उसका व्यवहार और उस पर भारत सरकार का रिएक्शन। अब अलग अलग विचार हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और यही आज आवाज अड्डा में हम डिस्कस करेंगे कि जो हुआ क्या वो होना चाहिए, क्या वो सही दिशा का कदम है, क्या वाकई में जिम्मेदारी अगर आप मानते हैं तो एक तरफा नहीं हो सकती, आपको हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ट्विटर जैसी कंपनियां जो बहुत संवेदनशील, आप कह सकते हैं कि एक लाइन देश में चिंगारी लगा सकती है, वहां पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल उसका स्वागत होता है, लेकिन क्या वो बिना किसी हैशटैग के आती है? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बड़ी दिलचस्प हो जाने वाली चर्चा में हमारे साथ कुछ बहुत शानदार मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस से हैं प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब, राजनीतिक विश्लेषक और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज ये घटना की इस डिबेट की शुरुआत अपने दोनों पत्रकार बंधुओं से करता हूं। आशुतोष, पहले आपके पास आता हूं। जैसा मैंने कहा कि दो घटनाएं घटी और दोनों का आपस में लिंकेज है। जो हुआ फाइनली ट्विटर का ये दर्जा खत्म होना, एक एफआईआर आना और एक घटना घटना, आप इन सारी घटनाओं में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सही मानते हैं कि ट्विटर पे एक चीज गई और वो बहुत बड़ी हो सकती थी, हालांकि शुक्र है कि कुछ ऐसा घटा नहीं, लेकिन ट्विटर पर ये कार्रवाई जरूरी थी? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसके दो पहलू। पहला पहलू ये है कि ट्विटर और भारत सरकार, दूसरा पहलू उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके जो एफआईआर दर्ज हुई वो। जहां तक मेरा मानना है, और मैं पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि ये देश जो है कानून के हिसाब से चलता है। अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है, उस कानून को हर व्यक्ति को मानना है और मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ट्विटर अगर ये कहे कि मैं इस कानून को नहीं मानता, मैं इस कानून के ऊपर हूं, तो ट्विटर को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भारत सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ट्विटर के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रही है तो ये ट्विटर को उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए दूसरा कंसर्न इस बात को लेकर ये है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर एक नई परंपरा चल गई है। वो परंपरा ये चल गई है कि पुलिस जो भी कहेगी हम उसकी बात को आंख बंद करके मान लेंगे। यानी गाजियाबाद में जो घटना हुई है उस घटना में पुलिस का वर्जन अक्सरशः सही है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और इस टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है, उनके बेटे का बयान है समद साहब का, जिसमें उनका यह कहना है कि दरअसल हम लोग तो तावीज का काम करते ही नहीं है, पीढ़ियों से हम लोग बढ़ई हैं और बढ़ई का काम करते हैं। और उन्होंने, जब पुलिस का कहना यह कि दरअसल ये पूरा झगड़ा तावीज का था और दोनों एक दूसरे को जानते थे,
ऐसे में यह कहना कि पुलिस 100% सही बोल रही है या पुलिस की जांच पूरी तरीके से सही है, यह संदेह के दायरे में है। और अगर पुलिस का वर्जन अगर माना जाएगा तो उसके साथ साथ जो समद उनका परिवार है उसका वर्जन भी उसको उतना ही महत्व देना पड़ेगा, खासतौर पर ऐसे समय में जबकि आज की तारीख में ही आज अखबार में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से 3 लोगों को, नताशा नारवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को 1 साल तक जेल के अंदर रखा, और यह कहते हुए कि दरअसल ये देश के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, ये आतंकवादी हैं। और उस पर पुलिस ये साफ तौर पर कहती है अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं पुलिस के वर्जन को 100% सही नहीं मानता। मेरा मानना यह कि जो पुलिस कह रही है और जो परिवार कह रहा है, सच इनके बीच में कहीं पर है। अब इसमें तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आदत हो गई है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ जो आपकी आलोचना करता है उसको मौका मिलते ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, उसको जेल में डालने की कोशिश करिए। इसमें आप सबा नकवी जैसे, राना अयूब जैसे पत्रकारों को, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, खासतौर पर सबा नकवी के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आपने आंख बंद करके एफआईआर दर्ज कर लिया। अगर एफआईआर दर्ज होने लगेगी तो पत्रकारिता इस देश के अंदर नहीं हो सकती। कोई पत्रकार, दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार, ये नहीं कह सकता उसने कभी गलती नहीं की। हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन क्या इस वीडियो की फोरेंसिक जांच हुई है? क्या इस वीडियो के आधार पर पुलिस कंक्लूसिव एविडेंस पहुंच चुकी है कि दरअसल ये इस वीडियो में जय श्री राम की बात नहीं कही गई है? क्या 4 घंटे तक कन्फाइन किया गया था उस शख्स को? उस 4 घंटे के अंदर वीडियो का जो पोर्शन अगर उसमें जय श्री राम नहीं है, उसके आधार पर आप कैसे निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए थे? परिवार कह रहा है जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे, पुलिस कह रही जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए गए थे। तो सच तो कहीं है ना, तो पूरा सच सामने आने दीजिए। आप पत्रकारों के खिलाफ जब मन में आएगा आप एफआईआर दर्ज कर देंगे, कहीं मिड डे मील का मसला होगा तो एफआईआर खिलाफ दर्ज कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो दो हिस्से, बढ़िया। एक ट्विटर वाला मामला जिसमें आशुतोष ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा लेकिन इस पूरे जिस घटनाक्रम से जोड़कर अब ये सारी बातचीत हो रही है, तो पहले थोड़ा फोकस इधर ही कर लेते हैं, और ट्विटर पे तो वृहद चर्चा होनी है। यहां पर हर्षवर्धन जी, एक स्टेटमेंट अभी आशुतोष जी ने कहा, आपका वर्जन सुनना चाहेंगे इसमें। नहीं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आशुतोष जी संपादक रहे हैं और अभी भी संपादक की भूमिका में है, पहले टीवी के थे अब वेबसाइट के हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस का वर्जन आखिरी वर्जन नहीं होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि उसके बीच में कहीं सच है। जो अब्दुल समद सैफी, जो व्यक्ति एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहां जाकर बयान देता है, वीडियो बनवाता है, और वो पूरा का पूरा वीडियो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि ये जानबूझ के ऐसे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस देश में इतनी शर्मनाक तरीके से पत्रकार व्यवहार कर रहे हैं कि जय श्री राम को सांप्रदायिक करना उनको आनंद देता है, उनको मजा आ जाता है कि अरे वाह, कुछ हिंदुओं ने मिलकर जय श्री राम बोला और किसी मुसलमान ने नहीं बोला तो उसको मार दिया। ये जो ढेर सारे ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि जय श्री राम वॉर क्राई है। ये इस तरह की शर्मनाक सोच वाले लोग वो ये चाह रहे हैं कि अब्दुल समद सैफी को मारने वालों में से मुसलमानों का नाम हटा दिया जाए। आप सिर्फ इस बारीक लाइन को समझिए। मैं कह रहा हूं कि पुलिस ठीक बोल रही है, सैफी ठीक बोल रहा है, परवेश गुज्जर ठीक बोल रहा है, या कौन ठीक बोल रहा है ये तो सही बात है, जांच होगी। तो जांच अगर पुलिस नहीं कर पा रही है तो ये जो कुछ पत्रकार हैं जो अपने घर में बैठ के पत्रकारिता करते हैं और हर मुद्दे पर ऐसे ही बोलते हैं, हर मुद्दे पर उनको जय श्री राम कहीं सुनाई दे जाए तो भक्ति भाव से नहीं देखते। वो कहते हैं मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां तो शौचालय बना दो, अनाथालय बना दो। वो कहते हैं राम तो कुछ है ही नहीं, क्या जय श्री राम करते रहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि इस देश में स्थापित हो जाए कि मुसलमान जहां दिखता है हिंदू उसको पाता है, पीटने लगता है, कहता है जय श्री राम बोलो नहीं मार देंगे। ये तो देश में, चूंकि मैं कहता हूं कि कई बार कुछ चीजें ऐसे निकल के आती हैं जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है उसको ध्वस्त कर देती है। अब ये बताइए कि आदिल, आरिफ और मुशाहिद, ये तीनों लड़के भी उसको पीट रहे थे। अब कमाल का धर्मनिरपेक्षता का चरम हो गया। ये तो सेकुलरिज्म जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय घुसा दिया था भारतीय संविधान में संशोधन करके, तो उसका तो चरम हो गया ना कि हिंदू भी और मुसलमान भी, ये दोनों उस बूढ़े मुसलमान को पीट रहे थे, बोलो जय श्री राम। और इस पे कुछ पत्रकार
आनंदित होते हैं। गाजियाबाद पुलिस बाकायदा बयान देती है, फिर भी वो अपना ट्वीट हटाते नहीं है। जब पुलिस एफआईआर इनिशिएट कर लेती है तो वो अलग अलग भाषा में लिखते हुए कि मैंने तो ट्वीट डिलीट कर दिया, अभी जांच चल रही है, अभी मुझे कुछ नहीं। अचानक इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे भाई कोई तो एक पैमाना मानोगे ना, पत्रकारिता करते हुए कोई तो पैमाना होगा। या तो आप कहिए कि मेरी ये रिपोर्ट है, मैं इस पर खड़ा हूं, मैं स्टैंड करता हूं इस रिपोर्ट पर, और मैं ये लेके आया हूं अब्दुल समद सैफी को जय श्री राम कहने पर मारा गया और गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस झूठ बोल रही। या तो आप ये कहेंगे कि चूंकि ये मामला इस तरह से है, अब कोई मुसलमान तो जय श्री राम कहने के लिए उस बूढ़े को नहीं मारेगा। ताबीज बेचने का मामला ये वहां की आम चर्चा है। अच्छा होता कि कोई पत्रकार जाके वहां पता कर लेता, वहां के स्थानीय लोग उस बूढ़े के बारे में यही बातें बता रहे हैं। और जिस तरह से उसने समाजवादी पार्टी के नेता के घर जाकर वो बयान दिया, उसके बाद कुछ बचा रह जाता है क्या? आप कल्पना कीजिए ना कि अगर वो 5 के 5 सिर्फ हिंदू होते तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भगवा पहने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी है, ऊपर से जय श्री राम का नारा है, तो ये तो अलौकिक स्थिति हो जाती है ना इन पत्रकारों के लिए। जो कुछ लोग कहते हैं कि हम ही सारे नियम पत्रकारिता के तय करेंगे। ठीक है तो ये बिल्कुल तो बहस सेट हो रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब क्या सही है क्या गलत ये तो पता चलेगा। राजपूत साहब, क्योंकि इस एफआईआर में कांग्रेस नेता का भी नाम है और इसमें एक सवाल यह भी आता है कि जब अभी किसी को नहीं पता, पुलिस के एक्शन को सही माने या लोगों के वर्जन को सही माने, और इतनी ऐसी चीज जिससे आप समझ सकते हैं कि देश के जो पूरा गणित है उसमें ऐसी चीज अगर जाती है तो उससे आग लगने जैसी स्थिति बन जाएगी, लोगों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। तो क्या बिना वेरीफाई किए, बिना जाने, बिना पूरी सच्चाई जाने उसको ट्वीट करना सही तरीका है? बहुत सही बात विपिन भाई आपने पूछी, आपको धन्यवाद भी देता हूं। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी दोनों ने जो बातें कही, बड़ा मजबूत पक्ष रखा दोनों ने अपना अपना। कहते हैं ना कि मुनव्वर राना साहब का शेर था कि मैं दहशत गर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आज सत्ताधारी दल से एफिलिएटेड लोग और सत्ताधारी दल के लोग आज पुलिस के वर्जन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब सत्ता इनकी नहीं रहेगी, किसी और की रहेगी, तो ये एग्जैक्टली वही भाषा बोलेंगे जो आज हम बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ इसके उदाहरण देता हूं। आप देखिए, संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगे में एक कथित रूप से वीडियो वायरल किया जिसकी की जांच पुलिस ने की और कहा गया कि साहब वो वीडियो अफगानिस्तान का था। उसके बाद इतना सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा ही नहीं, सैकड़ों लोग मरे और हजारों लोग विस्थापित हुए। उनका केस वापस ले लिया इस सरकार ने, और उनका ही केस नहीं, 20,000 केस वापस लिए इस सरकार ने। मैं आपको याद खाली दिला रहा हूं, यही योगी सरकार है। तो अब ये जो दोहरा मापदंड है, इस मापदंड को कौन क्या कहे कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप ऐसी बात करते हैं और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो कुछ दूसरी तरीके की बात करते हैं। दूसरी बात आप आ जाइए फैक्ट चेक और इन सारी चीजों पर लेकर के। संबित पात्रा, नाम लेकर के कह रहा हूं, संबित पात्रा और अमित मालवीय के कम से कम 16, 18 खबरें हैं, ट्वीट हैं, जिनको कि तमाम एजेंसीज ने फैक्ट चेक करके गलत साबित किया है और जो वैमनस्यता बढ़ाने वाली है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली है। आज तक उनके खिलाफ अगर एक पॉइंट भी, चाहे योगी सरकार ने, चाहे दिल्ली सरकार ने और चाहे होम मिनिस्ट्री ने अगर कोई किया हो तो हमें बता दीजिए। दोनों ही आज तक पदस्थापित हैं अपनी पार्टी में, अपनी जगह पर, और बहुत अपनी पार्टी में सम्मान पा रहे हैं। जनता में क्या पा रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। तीसरी बात मैं आपसे कहता हूं, सर थोड़ा समय दे दीजिए बस। तीसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आज मुद्दा हुआ क्यों, ये मुद्दा एफआईआर इतनी जल्दी क्यों, और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कंट्राडिक्शन क्यों, और बगैर जांच किए हुए सब लोग, सारे सत्ताधारी दल और सत्ताधारी समर्थक लोग अचानक से कंक्लूजन पे पहुंच जा रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ। आप लोग ऐसा है 5 में से 3 मुसलमान हैं, 2 हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान करना इनकी फितरत है। ये इसलिए हुआ कि राम के नाम पर हुआ जो चंदा है उसकी लूट पर चर्चा ना हो सके। आज आरएसएस के भवन में जो जयपुर में सीधी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है कि अब आरएसएस भी भ्रष्ट है।
आरएसएस भी भ्रष्ट है। सुरेंद्र, हम थोड़ा कहीं और जा रहे हैं। मैं तो आपसे एक मूल सवाल, मैं आपको और समय दे रहा हूं, मैं तो आपसे एक मूल सवाल पूछ रहा हूं सर, कि बिना वेरीफाई किए इतना संवेदनशील कंटेंट डालना, चाहे बीजेपी के नेताओं जिनका आपने नाम लिया, चाहे कांग्रेस के नेताओं, क्या ये सही है? मैं आपसे फिर से कहता हूं, असहमति की आवाज को आप देशद्रोह मत बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, सब लोगों को कंटेंट वेरीफाई करके डालना चाहिए। नंबर 3, आशुतोष जी की बात से 100% सहमत हूं कि पत्रकारों के खिलाफ, आप उत्तर प्रदेश में सब 173 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हैं, और कल की डेट में जब ये सत्ता बदलेगी और दूसरे तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ जब एफआईआर होंगी, तब भी इसी बहस को लेकर के आइएगा। मैं तब भी यही बात कहूंगा कि पत्रकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये बात ठीक है सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी हो, पत्रकार हो, नेता हो, आम व्यक्ति हो, लेकिन जब दिख रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा जा रहा है और उसमें एक बात लिखी हुई है कि इसको जय श्री राम बुलवाया, जब तक आपको ये बात पता नहीं है तब तक आप उससे ट्वीट करने से तो बचेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता तो बचेंगी, बड़े पत्रकार तो बचेंगे कि नहीं बचना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं, सिंपल सवाल है सर। बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि बगैर ठीक है, जी बस यही था। अनिला जी के पास आते हैं। अनिला जी, अब तरह तरह की बात हो रही है कि एक तरफ कुछ और करता है, आपकी पार्टी के लोग करते हैं तो आप कुछ करते नहीं है, दूसरा यहां पर भी आपकी सत्ता है तो आपने उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, और तमाम तरह की चीजें। मतलब आप दो तरह की नीति अपनाते हैं कि अगर कोई इधर का नेता कर दे या बीजेपी का नेता कर दे तो थोड़ा अलग होता है, और अगर उसे कोई और नेता कर रहा है तो वहां पर फिर सारे नियम लागू होते हैं। जी देखिए विपिन जी, अभी आपने देखा कि चाहे वो आशुतोष जी हो, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत जी हो, या फिर ट्विटर का जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, सबका आप देख लीजिए एक ही तरीके से काम करने का, बोलने का, व्यवहार का, सबका एक ही ढंग यहाँ पर हमको दिखाई देगा। सुरेंद्र जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे किस प्रकार से संगीत सोम जी ने गलत किया, अमित जी ने गलत किया, सामित पात्रा जी ने गलत किया, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। क्यों नहीं होती है भाई? खूब एफआईआर कराई है आप लोगों ने, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक की एफआईआर कराई है, छोड़ा है आप लोग ने, बख्शा है। पर हाँ, ट्विटर के लिए मैं कहूंगी कि जब आप लोग गलत शलत बनाते हो और हम लोग उसको पोस्ट करते हैं तो वो मैनिपुलेटेड ट्वीट कर देते हैं और पूरा मॉक फेक वीडियो अपलोड हो जाता है जो कि कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ सकता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, उसको आप कुछ भी नहीं कहते हो। तो मैं तो कह रही हूँ कि मुझे एक कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है इन सब के व्यवहार में। हाँ, राहुल जी कहते हैं, जो इनका ट्वीट आया हुआ है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहती हूं कि भाई मुझे ये बता दीजिए, जो आप कह रहे हैं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा नहीं कर सकते, तो आदिल, मुशाहिद, परवेश, आरिफ, ये कब से श्री राम के असली भक्त हो गए भाई? जिस बुजुर्ग की लोगों ने पिटाई करी है मिलकर, अगर ये कहते कि नहीं इन लोगों का व्यवहार गलत है, चाहे कोई जो नवयुवक थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, इनको इनकी जो भी बात थी बुजुर्ग के साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। ताबीज का काम अगर वो करते थे, उनका साइड बिजनेस हो सकता है। आशुतोष जी, जो आप बता रहे हैं कि वो कारपेंटर है, साइड बिजनेस बहुत लोग हैं, बहुत कुछ होता है। आप भी अपना वेबसाइट चलाते हैं, पर जो मेन लीड चैनल्स हैं टेलीमीडिया के, वो भी आप वहां पर भी आके आप बात करते हैं। तो आप ये मत कहिएगा अगर वो कारपेंटर है तो वो ताबीज बनाने का काम नहीं कर रहे होंगे। तो जो भी था समझ में आता। ओवैसी जी क्या कहते हैं? In Hindutva ideology, bravery is always attacking frail elderly men और लिटिल टीनेजर्स। यानी ओवैसी जो है सीधे सीधे हमारे हिंदुत्व पे हमला कर देते हैं। एक कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के नारे लगाने वाला ऐसे क्रूरता का काम नहीं कर सकते हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो ओवैसी हो, एक ही भाषा है, सीधे सीधे हमला करो भगवान श्री राम के ऊपर। चाहे तो आप ये कहो कि भाई ट्रस्ट जो है वो दलाली कर रहा है, चाहे आप ये कहो कि जो मार पिटाई कर रहे हैं, भगवान श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, वो हिंदू ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर हमला करने में विश्वास रखते हैं, जबकि दोनों के दोनों झूठ है। और जब झूठ है, फरेब है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं, जो कम्युनल हार्मनी है उसको बिगाड़ना चाहेंगे, तो पुलिस क्या इनकी आरती उतारेगी? एफआईआर दर्ज भी होगी, एक्शन भी होगा, और जो छाती पीट पीट कर रोना है ना, अरे 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 ये फलाना पत्रकार को टारगेट कर दिया, उसको टारगेट कर दिया। भाई ऐसा है, अगर आप पत्रकार है, पत्रकारिता करिए। आपको ये कोई हक नहीं दे देता है कि आप कानून को अपने हाथ में लोगे या ऐसे लोगों के साथ खड़े नजर आओगे जो हमारे, चाहे वो धर्म हो चाहे हमारा सोशल फैब्रिक हो, उस पर अगर कोई हमला करेगा
और वहां आप अपनी पत्रकारिता चमकाना चाहोगे और फिर इस पर्दे के पीछे छुपना चाहोगे कि मैं पत्रकार हूं जी, इसलिए मुझ पर हमला किया जा रहा है, ये तो नहीं बख्शा जाएगा ना। ठीक है। अब काफी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव है जो पेशे से वकील हैं। आशुतोष जी, मुझे आपसे यह सवाल पूछना है कि ट्विटर को अगर हम देखें तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसका जो पूरा खाका था वो ऐसा था कि बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, नेता हो गए, आप उन लोगों के अकाउंट्स होते थे वहां पर, वो अपनी कोई बात कहते थे और बाकी फॉलोअर्स होते थे जो वहां से उठा के खबरों के तौर पे बनाते थे। धीरे धीरे होते होते ये हुआ कि वो चीजें तो थोड़ी पीछे चली गई और ट्विटर एक अड्डा बन गया, जिसकी जो मर्जी है वो बोल रहा है, लिख रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, ये हो रहा है, और डेफिनेटली अफवाहें फैलाने में भी ये पीछे नहीं रहा, इससे फैली, जिसपे शायद खुद ट्विटर ने भी, अब वो उनका जरूर एक व्यक्तिगत मत है कि हम तो एक अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं, लेकिन शायद वो कहीं खुद ही गड़बड़ा गए इसमें। तो मैं थोड़ा इस एंगल को भी पकड़ना चाहता हूं क्योंकि इस पूरी डिबेट में ट्विटर तो एक मुद्दा है ही बड़ा। जी, मैं उसी पे आता हूं। देखिए, जो हमारा पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का, उसके अंदर एक सेक्शन है 79, और ये जो सेक्शन है ये इस तरह की जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, इनको जो है वो इम्यूनिटी देता है, इन द सेंस कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन साइट्स पे जाकर के किसी भी चीज को पोस्ट करता है तो उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था एज पर आईटी एक्ट, और ये सेक्शन 79 उनको बचाता था। उनका ये कहना होता था कि हमने एक सर्विस दी हुई है, इस सर्विस के तहत अगर साइट पे जाके कोई किसी भी चीज को पोस्ट करता है तो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से उनको इम्यूनिटी थी और वो उनको कभी भी अकाउंटेबल नहीं समझा जाता था। लेकिन अभी जब ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया गया अभी 2021 में, और मई में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें बहुत सारे रूल्स को जो है लाए गए, और उसमें जो इंटरमीडियरीज हैं उनको भी हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि अब ऐसा नहीं है कि कोई डालेगा तो सिर्फ वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, बल्कि ये जो डिजिटल मीडिया हैं ये भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अब जब भी गवर्नमेंट उनको बोलेगी कि आप ये जो कंटेंट है आप उसको वहां से निकालिए, डिलीट कीजिए, तो इनको वो डिलीट करना पड़ेगा एज पर लॉ। और अभी ये लॉ एप्लीकेबल है, भले ही कल होके वो चैलेंज होता है, कोर्ट कुछ और उसको अल्ट्रा वायरस बोलती है या कुछ अमेंडमेंट होता है, तब की बात अलग है। अभी ये लॉ जो बनाया गया है वो एप्लीकेबल है, जिसको जो है ट्विटर ने फॉलो नहीं किया है ना, और उसके हिसाब से उनको नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। कोई भी कंप्लेंट अगर उनके पास जाता है तो उस कंप्लेंट के ऊपर उनको एक्शन लेना है और तुरंत जो है कार्रवाई करनी है, और हर महीने जो है उनको एक रिपोर्ट जो है जारी करना है कि टोटल कितने इस तरीके के कंप्लेंट्स आए और उन्होंने कितने कंप्लेंट्स को जो है रिजॉल्व किया। अब तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं अब उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं और उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पुट्टस्वामी वगैरह का जो जजमेंट था 2017 में, उसमें ये बात को भी क्लियर किया गया था कि लोगों की प्राइवेसी और जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ में राइट टू प्राइवेसी जो लोगों का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका भी प्रोटेक्शन साथ में होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जो गलत है, गलत के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके ऊपर प्रमा फेसी अगर एविडेंस दिखता है तो एफआईआर होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि लॉ का गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए किसी को। अगर जैसे मीडिया की हम बात कर रहे हैं, पत्रकारों की बात कर रहे हैं, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको मिलना चाहिए पत्रकारों को, क्योंकि ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नॉट पत्रकार की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी इंडिविजुअल जो सिटीजन है इस कंट्री का, उसको ये राइट है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में ठीक है, तो ये बैलेंस जरूरी है ही, लेकिन चूंकि इस घटना के संदर्भ में भी सारी बातचीत हो रही है, कोइंसिडेंस मानिए या जैसे भी इसे देखें। आशुतोष जी, मुझे बताइए कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्विटर को ये बताती है कि ये कंटेंट गलत है और इसे हटा लीजिए, कंटेंट गलत है नहीं है फिर भी एक बात हो गई, लेकिन वो कंटेंट अत्यंत संवेदनशील तो था, ट्विटर को उस पर तो एक्शन लेना चाहिए था, यहां पे ट्विटर ने अपनी मनमानी की। नहीं, देखिए, मैं आपने जो सवाल किया वो सवाल बिल्कुल ट्विटर और सरकार के बीच का मसला है, और ट्विटर और सरकार के बीच का जो झगड़ा है वो आपस में निपट लेंगे। लेकिन मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो इस देश का अगर कानून है, अगर ट्विटर उस कानून को नहीं मानेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, रोने वगैरह की बातें कर रही थी। मैं उनको बता दूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कम्युनलिज्म के बारे में बात करती है, कम्युनल हार्मनी के बारे में बात करती है, तो थोड़ी सी हंसी आती है।
क्योंकि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गोरखपुर में क्या कहा था मुसलमानों के बारे में और किस तरीके से संसद में आकर उनको रोना पड़ा था, और उस मामले के अंदर ना जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा का पूरा केस ही वापस ले लेते हैं। क्या उससे ज्यादा कोई कम्युनल भड़काऊ एक संप्रदाय के खिलाफ निशाना साधने का उससे ज्यादा कोई बात हो सकती है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई खुद उनकी सरकार खुद ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो आज की तारीख में आप उस आधार पे चंद पत्रकारों के ऊपर सिर्फ इसलिए आप एफआईआर दर्ज कर दें क्योंकि उन्होंने कोई ट्वीट रीट्वीट किया है, कोई कमेंट उस पर कर दिया है, वो सरकार करे जो खुद उस मामले में दोषी है, जो खुद अपने खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के मामले के केस को खुद वापस ले लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो कानून के हिसाब से सब बराबर होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पालघर के मसले को जिस तरीके से बड़ा और बनाने की कोशिश की गई, आज अगर इसी समत की जगह सुशील होता और उसकी दाढ़ी अगर काटी गई होती तब क्या होता? तीसरी बात, उस परिवार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इसमें मुसलमानों के नामों को जानबूझकर डाला गया। मुझे नहीं मालूम सच क्या है, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी इस बात को कहा था कि सच्चाई पुलिस और परिवार के वक्तव्य के बीच में है। परिवार का यह साफ तौर पे कहना है कि भाई इसमें मुसलमानों के नामों को जानबूझकर डाला गया है। अब मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है इस बारे में। तो पुलिस के वर्जन को 100% मान लेना यह भी गलत है, परिवार के वर्जन को भी 100% मान लेना यह भी पूरी तरीके से गलत है। सच इन दोनों के बीच में है। तो हास्यास्पद बातें कौन कर रहा है सबको मालूम है। तो मैं कृपा करके अनिला जी से कहना चाहता हूं कि जब आप सांप्रदायिकता की बात कर रही हो, सांप्रदायिक हार्मनी की बात कर रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बैकग्राउंड के बारे में भी सोच लेना चाहिए था। मैं अगर पूरी किताब लाके आपको दे सकता हूं जहां क्या क्या बातें कही गई, किस तरीके से भड़काऊ चीजें उसमें है एक समुदाय विशेष के खिलाफ। तो आज आप लोग ऐसी बातें ना करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता के धर्म में हर आदमी को क्रॉस चेक करने के बाद ही कोई चीज करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पत्रकार गलती नहीं कर सकता। मैं मान सकता हूं इन लोगों ने गलती की हो सकता है, लेकिन क्या आप एफआईआर दर्ज कर लेंगे? आप जेल में डाल देंगे? क्यों जेल में डालेंगे? क्या संबित पात्रा को जेल में डालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी भी पत्रकार ही हैं। हर्ष जी, जो आशुतोष कह रहे हैं कि एक पत्रकार से गलती हो गई, वो कंटेंट संवेदनशील भी था, लेकिन उसे जेल में मत डालिए। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, अरब मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया था, जिस पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था, वो तमाम लोग जो हत्या के दोषी, हत्या की बात करते, जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो क्या वो सब एक जैसा है? उन लोगों ने ठीक है आशुतोष जी, कठुआ में बलात्कार को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर उतरे थे। क्या वो इस बात का सर्टिफिकेट देंगे कि इस देश के अंदर कम्युनल कौन है, सेकुलर कौन है? जी ठीक है, तो यही सवाल मेरा एक पत्रकार से है जो कि हर्ष जी हैं। हर्ष जी, आपका क्या कहना है कि नहीं, पत्रकार को इतनी इंडेमिनिटी, इतनी छूट होनी चाहिए कि वो गलती कर जाए इस लेवल पे भी? देखिए विपिन जी, एकदम आशुतोष जी से मैं सहमत हूं इस मसले पर कि पत्रकार है या कोई भी जो है सार्वजनिक जीवन में, नेता भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, गलती तो हो सकती है। ये गलती हो सकती है कि आप किसी खबर को जाने अनजाने लिख दें, लेकिन अब पता नहीं, मुझे तो बड़ा कभी कभी लगता है कि इतनी मासूमियत कहां से कैसे आ जाती है। जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, वो चाहे ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर हो, वो चाहे सबा नकवी हो, राणा अयूब हो, या दूसरे जो लोग हैं, उन पर इसलिए नहीं एफआईआर हुई है कि आपने एक खबर गलती से चला दी। ये किसी से हो सकता है और जाने कितने लोगों ने किया होगा। यहां तक कि जो मुख्य धारा के अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी के अखबार, अंग्रेजी के अखबार, सब में पहला वर्जन यही है कि जय श्री राम की वजह से ये सब हो गया, क्योंकि म्यूटेड वीडियो था। तो मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने म्यूटेड किया। अब जाहिर है किसने किया किसने नहीं किया, सबका अपना पक्ष होगा। जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं, हमने भी कोई कुछ किया तो है नहीं, लेकिन ये कितना जघन्य अपराध है। अगर किया हुआ है तो क्या इस पर जेल नहीं जाना चाहिए? जिन लोगों ने ये ट्वीट किया है वो ये नहीं किया है कि गलती से कर दिया है, खबर नहीं लिखी है। उन्होंने लिखा कि इस देश में इस तरह से जय श्री राम का नाम बोलकर हमें तो हिंदू होने पर शर्म आ रही है, एक मुसलमान को इस तरह से मारा जा रहा। आप उसकी भाषा तो देखिए, मतलब किसी भी विषय पर बात करते हो, मैं कह तो रहा हूं ना पत्रकार। और देखिए सुरेंद्र राजपूत जी ने थोड़ा सा धमकी के अंदाज में भी कहा कि जब सरकार बदलेगी तो दूसरे पत्रकार जेल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि दूसरे तीसरे पहले कोई भी पत्रकार जेल जाएंगे। पत्रकारिता करने वाला डरता वरता नहीं है, चाहे ये सरकार हो चाहे पहले की कोई सरकार रही हो। और ये देखा भी है लोगों ने, सबने देखा था कि एक दिन में अर्नब गोस्वामी के ऊपर सैकड़ों मामले हो गए। तो होगा ये बड़ा स्वाभाविक है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल वेंडेटा में पत्रकार की गिरफ्तारी, उसका जेल चले जाना, वो एक विषय है। हिंदू मुसलमान करके देश के सोशल फैब्रिक को बर्बाद कर देना,
दंगे की जमीन तैयार कर देना, जबरदस्ती ये बुलवाना कि ये श्री राम पर हुआ, और मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच करने देते ना, तुरंत क्यों आ गए? पूरी सरकार, पूरा विचार, पूरी विचारधारा, और कम्युनल पर या सेक्युलर पर कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना बांटना है। जब जो घटना हो उस पर बात कीजिए। अभी की घटना होगी, ट्वीट 5 साल पहले का कोई उठा के वो कब बोला था, अरे ऐसे तो सबके जीवन में जो कुछ बोला हुआ है उस पर चर्चा करेंगे तो हम कभी परिणति तक नहीं पहुंचेंगे। ये पत्रकारिता नहीं हो सकती। पत्रकारिता जब जो खबर है, जब जो घटना है, उसके पहलू गलत सही को देखकर एक निष्कर्ष तक पहुंचना है। और यहां इतना तो तय है कि अभी तक की जो घटना हुई है और जो अब खुद ही उन सारे अखबारों ने, सारे रिपोर्टर्स ने किया, वो सिर्फ पुलिस के वर्जन से नहीं कहे, वो सब गांव में गए, वो दोनों तीनों वर्जन डाला है, लेकिन उसमें अब्दुल समद सैफी वो आदमी पाखंडी लग रहा है। उसकी जो बात है वो यकीन करने लायक नहीं है। वहां लोग कह रहे हैं कि ये ताबीज का काम करता था, जिसका बुरा असर हुआ। हम तो खुश होते कि लोग कहते कि ऐसे अंधविश्वासी आदमी को तो उसी को जेल जाना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है क्योंकि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है, ये कह के बेवजह सबको ये न कहा जी। तो उसके ठीक है, ठीक है हर्ष जी। अब आपकी जो टिप्पणी है इस पर सवाल जवाब देने के लिए 2 लोगों ने उंगली उठाई, राजपूत साहब ने भी और आशुतोष जी ने भी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब बोल रहे थे तो सुरेंद्र जी हंस रहे थे, हमने दिखाया भी, मतलब उनके चेहरे पे मुस्कान आई। और जब आप दोनों आते हैं एक साथ शो में, मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मुझे एक पुराने शो की याद है जब मामला मेरे हाथ से भी निकल गया था। तो आज मुस्कान आई है, अच्छी बात है, और ये बातें तो चलती रहेगी, सरकारें भी बदलती रहेंगी, बस सौहार्द बना रहना चाहिए, और यही ट्विटर के लिए भी है। तो चलिए पहले मैं आशुतोष जी के पास जाता हूं। आशुतोष जी क्विकली। अच्छा हर्षवर्धन कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, तरक्की होगी सुरेंद्र जी की। ठीक है, सुरेंद्र जी को तरक्की की शुभकामनाएं मैं पहले दे रहा हूं। अच्छा बोलेंगे तो थोड़ा हेडक्वार्टर से तारीफ मिलेगी। ठीक है, ठीक है जी। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जाता सुरेंद्र जी के पास। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं। मैंने फिर इस बात को कहा है जी कि इस देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। अगर मुख्यमंत्री जी का आज से 10 साल पहले दिया गया बयान, अगर वो कम्युनल है या कम्युनल नहीं है, ये भी तो इस देश के अंदर तय होना चाहिए कि नहीं तय होना चाहिए कि आपके खिलाफ अगर मामला होगा, आप मुख्यमंत्री होंगे तो केस खुद ही वापस कर लेंगे, और पत्रकारों के खिलाफ आप आंख बंद करके FIR दर्ज कर लेंगे। और ठीक है, ठीक है, पॉइंट सर, क्योंकि आपने दोबारा पॉइंट उठाया। अनिला जी देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी जो है ना, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर हम कम्युनल या सांप्रदायिक होने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, एक हमारे जो हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हैं, तो ये हास्यप्रद होता है, हंसी आती है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आशुतोष जी आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और अभी बहुत ही सक्सेसफुल सतहिंदी.com भी आप चला रहे हैं। मुझे आप ये बता दें कि 2013, 2014, 2015 कितने दंगे हुए थे और कितने मरे थे, और जब से 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कितने हो गए दंगे और कितने लोग मर गए। हाँ, जब CA को लेकर यहाँ पर दंगा फैलाया जा रहा था, हाँ, एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा था, तो ये योगी आदित्यनाथ जी है, इन्होंने कहा कि ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा, हार्ड टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उससे ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो वो भी उस व्यक्ति का हार्ड अर्न मनी होता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वही जो जिन लोगों ने दंगा किया है उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, और मैं बताती हूँ, 2013 में 823, 2014 में 644, 2015 में 751 कुल दंगे हुए, मौत 133, 95, 97। ये फर्क है। आप लोग उस तरीके से दिखाते हैं कि यानी अगर हम ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने में गर्व है, तो मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आती है ये कौन से सेक्युलर हिंदू होते हैं कि जब जब हिंदुओं की आप बदनामी करो, अपमान करो उनका, तो इनको बड़ा मजा आता है और ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वी आर वेरी सेक्युलर। मुझे आज तक कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसके आप धर्म पर आप आक्रमण करिए और वो आपको एंटरटेन करे। ये हमारे हिंदुओं में क्यों दिखता है कि जब ओवैसी कहता है हिंदुत्व का मतलब होता है कि बुढ़ों को मारो और बच्चों को मारो, और हम चुपचाप बैठकर उसकी वकालत करने बैठ जाते हैं। इस देश में जहां पे 80% जो है हिंदू रहता है, बार बार उसको क्यों टारगेट किया जाता है? बार बार क्यों यह दिखाया जाता है हिंदू होने का मतलब ये होता है कि तुम केवल सच्चे हिंदू होने का मतलब ये होता है आप माइनॉरिटीज यानी सो कॉल्ड अल्पसंख्यक जो कि अब माइनॉरिटीज है भी नहीं, उनकी वकालत के लिए खड़े हो गए तो आप सच्चे हिंदू हो? नहीं,
नहीं तो आप जो हो सेक्युलरिज्म में बिलीव ही नहीं करते हो। तो साहब मैं बिल्कुल ठोक के बोलती हूँ, सच्ची हिंदू हूँ और मेरे धर्म के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा और तो उसको जवाब देना मुझको आता है। तो भगवान श्री राम को बार बार जो लेकर आओगे, चाहे राम ट्रस्ट के मुद्दे को लेकर, और ये जो पूरा नाटक नौटंकी किया गया इस वीडियो के माध्यम से, तो हम उत्तर देंगे। सारे का सारा किया समाजवादी पार्टी। मैं यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को श्री राम का नारा लगाकर हम यहाँ बिपिन मैं जरा जिनको जवाब दे दूं। अनिला जी को शायद अपने हिंदू होने के ऊपर संदेह हो सकता, मुझे संदेह नहीं, इसलिए मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चीख के चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, अनिला जी आप चुप रहेंगी, आप बोल रही थे, मैंने आपको नहीं बोला। तो मुझे इनको ये इन लोगों को ये जरूरत ये बताने की कि ये हिंदू हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं। और मैं किसी एहसास कमतरी से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित नहीं हूं। इन लोगों को है, इनको लगता है भगवान राम पे इनका कॉपीराइट है। आपका कॉपीराइट नहीं है अनिला जी, कृपया इस बात को समझ लीजिए। इस देश में आज भी 60% हिंदू आपके साथ नहीं है, हिंदू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने भगवान राम को, ठीक है सर, मुझे आशुतोष जी, आप लोगों ने भगवान राम के नाम पे सांप्रदायिक, देखिए हो क्या गया है। मैं ठीक है आप दोनों की बात हो गई। मैं थोड़ा सा तवज्जो ये चाहूंगा कि ये हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट आज थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी और बहुत गहरी डिबेट है और खत्म नहीं होती। लेकिन आज का जो बड़ा मुद्दा है ना सर, वो ट्विटर का। आशुतोष जी मैं आपसे भी चाहूंगा, आप तो इतना सब देखते सुनते हैं और ट्विटर तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा उस पर भी बोलिए। दोनों बार आपने कहा कि वो सरकार और उसके बीच का मसला है, नहीं, मसला हम सबका है। क्या ट्विटर या उसके जैसा कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाँ सुरेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर, कोई भी, मैं एज अ भारत देश की बात कर रहा हूं, ट्विटर जैसी एक कंपनी, ठीक है वो बोलती है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं, लेकिन हर देश का एक कानून है। और ऐसा नहीं, यही ट्विटर अमेरिका में अमेरिका के कानून, यूरोप में यूरोप के कानून को फॉलो करता है। और जब भारत सरकार उससे कुछ बोलती है तो कहती है पहले आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना लीजिए तो हम यहां भी फॉलो कर लेंगे। तो ये जो भाषा है और ये जो तौर तरीका है, या तो आप मानते हो कि नहीं मेरा ट्विटर का जाल तो इतना फैला हुआ है कि सरकार या किसी के बस की बात नहीं कि अब मुझे हटा दे, आप लोग इतने एंगेज हो चुके हैं, आपकी बातचीत उस पर होती है, आपका मीडिया उस पर चलता है, तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। ये जो अप्रोच है ये कोई भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रख सकती, वो ट्विटर हो चाहे कोई और कंपनी हो। मुझसे पूछ रहे हैं आप? मैं, ये था सवाल राजपूत जी आपसे। मैं दो बातें इससे पहले बता दूं, क्योंकि मेरे ऊपर बड़े निर्णायक टाइप के हमले किए गए। पहली चीज तो हर्ष भाई हमारे बड़े भाई की तरीके से हैं, हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है, मतभेद हैं वो रहेंगे, वो राइट। तो आप बता रहे हैं कि हर्ष जी आपसे उम्र में बड़े? हाँ, ये हर्ष जी तय करने की कोशिश कर। नहीं, इसका मैं खंडन करता हूँ। सुरेंद्र जी जो है ना, ये अफवाह, ये गलत लग रहा है मुझे, ये मैनिपुलेटेड है। नहीं करा दीजिए। और हर्ष जी बिल्कुल युवा है, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। चलिए मान लीजिए हम कर ले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार समझते, नेता लोग बदमाशी करते हैं। जी छोटे भाई हैं, मान लीजिए हम अपनी वो जी बोलिए सारी बात ये ठीक है, ये ठीक। दूसरी चीज जो है, हम इनकी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत आगे बढ़े, बस अफवाही गैंग और गुमराही गैंग छोड़ दें, और कोई दिक्कत हमें नहीं है इनसे। एक बात मैं अब आपको यहाँ पर कह दूं, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी। आज आपने उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर कर दी, एफआईआर पे आपने काम कर लिया, और आपने सीधे सीधे प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर जो लूट हुई उसको हटा दिया। आपने 273-75 करोड़ के 10% जो संघ के कार्यालय में डील हो रही थी उसको हटा दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन जैसी प्रवक्ता है, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि साहब सच्चाई ये है कि कोई भी काम करेंगे ये प्रभु श्री राम का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना प्रभु श्री राम का विरोध करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सुरेंद्र भाई, हो गया ना, ये हो गया। देखिए ये फिर बहुत दूसरी तरफ जाती जाएगी, अब समय मेरे पास लगातार घट रहा है। आप ये ट्विटर पे थोड़ा कमेंट कीजिए। मेरी बात आप समझिए, मैं बड़ी, भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर पार्टी है, कभी हम इनके ऊपर हमला करें तो कभी राम जी के पीछे छुप जाते हैं और कभी ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई आइए, अपना वो कीजिए, गलत किए हैं तो झेलिए। एक बात। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर, जो आपने कहा। एक चीज से मैं आशुतोष जी की पूरी तरीके से सहमत हूं, संविधान विरोधी कोई भी आदमी हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए।
संविधान विरोधी कोई संस्था नहीं रहनी चाहिए। हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, उस संविधान को हिंदुस्तान में आने वाले हर शख्स को मानना पड़ेगा और हर संस्था को मानना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। इस चीज को लेकर के हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे मतांतर होंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन किसी भी शख्स को भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और वो इजाजत ना गिरिराज सिंह को दी जा सकती है, ना ट्विटर को दी जा सकती है, ना साक्षी महाराज को दी जा सकती है, और ना राम जादे और वो करने वाली वो जो नहीं मैं सुरेंद्र जी देखिए, ठीक है, मतलब एक राजनीतिक मजबूरी होती है जब हम बयान देते हैं और आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन मैं ट्विटर पे पूछता हूं तो ट्विटर पे ही ना प्लीज सर, वो बाकी की हम बहस इतने दिनों में रोज करते रहते हैं। ट्विटर वाला मामला देखिए, नहीं मैं दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। आपने बहुत अच्छी लाइन ली, स्पष्ट लाइन ली कि नहीं, जो भी संविधान के खिलाफ है उसके खिलाफ होनी चाहिए। फिर किसी दिन बहस में बैठेंगे तो ये सारे नाम भी लीजिएगा। मैं थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाह रहा हूं, इसलिए खुलेआम कह रहे हैं ट्विटर के खिलाफ। मैंने जी वही कह रहा हूं। और एक अच्छी बात मैं ब्रेक लूं उससे पहले कि आजकल आप, मैं देख रहा हूं रेगुलर शेयर बहुत यूज कर रहे हैं। आप बताइए, या तो कोई किताब पढ़ रहे हैं, अचानक से मैं देख रहा हूं काफी शेयर का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो हमारे सारे मित्र जानते हैं कि शेर में आप 1000 शब्दों की बात एक बार में कह सकते हैं। मैं क्योंकि कल भी मैं आपका शो देख रहा था तो शेर आया, अब अगली बार से मैं भी याद करके आऊंगा। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेता हूं इस लाइटर पॉइंट पे, लेकिन आगे 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 ट्विटर वाला जो पूरा मामला है, और अब ये हुआ है कि उससे एक दर्जा छिन गया इंटरमीडिएरी का। अब आगे क्या कोई भी ऐसा काम करता है, या ट्विटर ही ले लीजिए, क्योंकि ट्विटर में हम सब जानते हैं कि इस समय आधी से ज्यादा, आधी क्या पूरी खबरें ट्विटर पे ही चलती हैं। जितने लोग यहां तमाम बैठे हो, जितने इस समय सुन रहे हैं डिबेट को या उसके अलावा भी, सब ट्विटर से ही रोज अपना दिन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ट्रेंडिंग है, क्या आया है, क्या नहीं आया। समझ लीजिए कितना गहरा उतरा हुआ ये हमारे जीवन में, और अगर इतने गहरे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी ऊंच नीच होती है उसका सबका असर हम पर आता है। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी चीज को आगे बढ़ाएं। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। What is IMT? Intelligent Manual Transmission. It means you can drive this like to score goals with just 1 foot. Presenting the all-new Seltos with IMT, paddle shifters and more. Now more inspiring than ever. Kia, movement that inspires. अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना बचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो दो बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है ट्विटर के ऊपर, और उससे जो भी कुछ कंट्रोवर्सी फिलहाल में जुड़ी और आसपास उसकी जो घटनाएं घटी। आपने ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग डिबेट सुनी और अब इसे कंक्लूड करेंगे, तो सबसे जल्दी जल्दी कुछ सवाल लेंगे, लेकिन वक्त है, ऐसा भी नहीं कि तुरंत खत्म होने जा रहा है। तो आशुतोष जी, वकील साहब, आपसे मेरा है कि अब जब ये इंटरमीडिएरी का दर्जा हट गया है, अब ट्विटर पर किस तरीके का एक्शन हो सकता है? क्या मुकदमों की लाइन लगेगी? उन्हें हिंदुस्तान से एक दिन छोड़ के जाने की भी नौबत आ सकती होगा क्या? या वो चुपचाप अब सारी बातें मान लेंगे, कंप्लायंस सारे एग्री कर जाएंगे और जो भी है वो कहेंगे कि अबाइड बाय लॉ है? जी देखिए, जब उनसे ये दर्जा हट गया इंटरमीडिएरी का,
तो यानी कि अब वो उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है जो आईटी एक्ट में जो सेक्शन 79 से मिला हुआ था। तो अब जैसे ये एफआईआर जो रजिस्टर हुआ है सेक्शन 153, 153A, 295A, जिसमें 153 है, इसमें 5 साल तक की सजा है, तो वो नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब उनको जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो जिनके ऊपर जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको बेल भी लेना पड़ सकता है इसके अंदर। और सरकार के पास हर तरीके के राइट्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। हाँ, अगर ट्विटर चाहे तो सरकार से और टाइम मांगते हुए कि हम कंप्लाई करना चाहते हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होता है कि अगर सारे, क्योंकि 3 ऑफिसर की नियुक्ति करनी है पहली चीज, तो अगर वो तुरंत कर देते हैं तो क्या उनका दर्जा वापस आ जाएगा? जी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। वो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होगा उस चीज का, क्योंकि जो टाइम दिया गया था उनको, तय सीमा जो 3 महीने की दी गई थी फरवरी से लेके मई तक, अगर उसमें उन्होंने कंप्लायंसेस नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली उनके पास कोई राइट नहीं है। वो सरकार जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पे उनको समय दे सकती है, और अगर सरकार के निर्णय से अगर वो सहमत नहीं है तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं आशुतोष जी कि कानून क्या कहता है कि मान लीजिए आपसे कहा था कि ये 3 ऑफिसर लगाइए, आपने समय रहते लगाए नहीं, आप और ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया, ये ना कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया। नोटिस तो ऐसे भी उनको गया है। और देखिए, जब नॉन कंप्लायंस हो गया, जो नया कोड ऑफ कंडक्ट को आपने नहीं माना, तो उसके हिसाब से सारी इम्यूनिटी जो आपको मिली हुई थी, जो इंडियन लॉज के हिसाब से, वो अप्लाई नहीं करेगा। तो आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला भारत सरकार के हाथ में है कि उनको वापस वो दर्जा मिलता है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है कि वो तीनों ऑफिसर नियुक्त कर भी ले तो भी अब सरकार डिसाइड करेगी, राइट? हाँ, या तो हाँ, अगर सरकार के वो निर्णय से वो सहमत नहीं है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके ऊपर कोर्ट है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो डिसाइड करेगा उस चीज को कि उनको दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल तो ये जो एफआईआर हुआ है, जब तक ये क्वैश नहीं होता है या इस पे स्टे नहीं होता है, तब तक तो प्रोसिक्यूशन इसके ऊपर चलेगा ही, ट्विटर के ऊपर, और उनको जो है ये प्रोसीडिंग्स उनको फेस करना पड़ेगा, जो अभी ट्रायल कोर्ट में चलेगा एफआईआर के बाद। ठीक है, जो भी विटनेसेस होंगे, उनके स्टेटमेंट्स होंगे, इनके भी स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। ये तो प्रोसिक्यूशन तो अभी चलेगा ही फिलहाल। ठीक है, तो हर्ष जी, ट्विटर की अगर हम भूमिका को देखें, ट्विटर एक ऐसी कंपनी जो दूसरे देश से आती है, हमारे देश में सबसे बड़ा बेस बना लेती है, क्या वो इस एरोगेंसी में चली जाती है कि मैं अब सारी चीजों से ऊपर उठ गई हूं? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो जाल है वो इतना बिछ चुका है कि आप ऑल ऑफ सडन उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। आज आप सोचे कि व्हाट्सएप बंद हो जाए, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे लोगों की बातें चलती हैं, उस पर बड़े बड़े बिजनेस और सब कुछ चलते हैं। उसी तरह ट्विटर का है कि पूरा जो मीडिया तंत्र है या जो पूरा खबरों का तंत्र है वो उसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया है। क्या ट्विटर अपनी इस बेजा ताकत का, या जो भी कह लीजिए डिजिटल पावर का, गलत उपयोग करता है? वो देखिए, 3 ऑफिसर को बिठाने में कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने एक लेके भी आया, एक वकील साहब भी थे जितना मुझे पता है, लेकिन फिर वो बात आई गई होगी। अभी भी उन्होंने मात्र कहने को एक ऑफिसर लगाया। तो इतनी ज्यादा चीजों के साथ आप वो क्यों कर रहे हैं कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे? विपिन जी, मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर प्रश्न है और इस पे 2-3 बातें मेरे मन में आती हैं। पहली बात तो ये कि ट्विटर को शायद ये कंपनी के तौर पर एक गलतफहमी हो गई है कि दुनिया भर में सरकारों को वो चुनौती दे सकता है, और ऐसा नहीं है। आज यहाँ भाजपा की सरकार है, हो सकता है कि इस वक्त यहाँ कांग्रेस की सरकार रही होती तो ऐसे ही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वो चुनौती देते हुए खड़ा होता। अब एक तरह से तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जर्नलिज्म के तौर पर, एक टूल के तौर पर हम सबको लगता है कि सरकार के खिलाफ चुनौती देने वाली संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, फिर वो विपक्ष हो या दूसरी संस्थाएं हो। लेकिन जरा आप ध्यान देकर देखिए, और ये मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि देश के ढेर सारे पत्रकार और कांग्रेस के नेता हो या दूसरे नेता हो, ट्विटर की पैरवी करते क्यों दिख जाते हैं? उदाहरण के लिए, ट्विटर ने तय किया कि हमें अपना ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम करना है, बंद करना है, फिर तय किया, फिर बंद कर दिया, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया, और अभी ढेर सारे ऐसे लोग, मतलब वो बहुत बड़े चेहरे हैं, टीवी पर रोज एंकरिंग करते हैं, वो किसी संस्थान में 10 साल से, किसी में 20 साल से, कोई 2-3 दशक की पत्रकारिता करके स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है, किसी को मतलब अलग अलग तरह से, वो खुद सक्षम लोग हैं, प्रमाणित लोग हैं। भारत की सरकार बाकायदा पीआईबी के जरिए हम जैसे जो भी दिल्ली में काम करने वाले जो लोग हैं उनको दर्जा देती है, राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ट्विटर के वेरिफिकेशन प्रोग्राम में इस सब का कहीं कोई जिक्र नहीं। और
अभी भी जिन लोगों को ब्लूटूथ देती है या हटा देती है उसका कोई पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये आपने तय कर लिया। फिर आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसे अकाउंट कैसे हो सकते हैं जिनको ब्लूटिक मिल गया, एक बार, दो बार, तीन बार देश में उन्होंने सांप्रदायिकता, जाति विभाजन, इस तरह का संघर्ष कराने की कोशिश की, वो बने हुए हैं। इससे भी आगे चले जाइए, ट्विटर पर दुनिया भर के ऐसे एनोनिमस हर तरह के अकाउंट कैसे हैं कि उनसे दिन रात प्रोपेगेंडा चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ बिजनेस ऑफ ट्विटर है, जिसको वो कह रहा है कि चूंकि हर सरकार के खिलाफ उस देश में विपक्ष होता है, पत्रकार होते हैं, सिविल सोसाइटी होती है, तो उनकी आवाज बनने का भ्रम पैदा करके वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। इसमें कहीं कोई मुझे भ्रम नहीं दिखता। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो वो इसी तरह से करता। मुझे 2013 का कपिल सिब्बल साहब का वो याद आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने बताया था कि क्या कुछ फेसबुक कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो दरअसल नेता और हम सभी जिनको हम पत्रकार कहते हैं, सिविल सोसाइटी कहते हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच हमारे लिए ट्विटर इतना महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप के चक्कर में हमारा जो एसएमएस होता है वो फ्री रह जाता है, सब कोई खर्च नहीं होता। तो तकनीक और समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या सचमुच वो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देश के कानून, देश की संस्थाओं, देश के जो नियम है उससे ऊपर हो जाएगा? ये सोचने की बात है, ये सिर्फ किसी सरकार का मसला नहीं है। ठीक है। आखिरी एसएमएस हमने कब किया शायद बहुतों को याद भी नहीं होगा, लेकिन चलो ऑन द लाइटर नोट, आशुतोष जी अब मैं आपकी राय जरूर चाहूंगा इसके ऊपर, मतलब पासिंग रेफरेंस में नहीं, मैं आपकी गहरी राय चाहूंगा कि क्या कहेंगे आप, क्या ट्विटर को उसकी मनमानी से रोकना जरूरी था और सही है? देखिए, मैं पहली बात बड़ी सीरियसली के साथ कहना चाहता हूं कि मैं ट्विटर को बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लेता। मेरे लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बिल्कुल नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म। लेकिन सर बाकी उनसे जो उसके जो रिपरकशंस आते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं इनको गंभीरता के साथ नहीं लेता। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं 1 घंटा ज्यादा कोई अच्छी किताब पढ़ता, लेकिन मैं भी इसके मायाजाल में फंस के मैं अपना 1 घंटा रोज बर्बाद करता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज की तारीख में जैसे जो लोग ब्लूटिक के बारे में बात करते हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, ये नए तरीके की लाल बत्ती आ गई है, ये स्टेटस सिंबल हो गया। मेरे को मेरा ब्लूटिक क्यों नहीं है, मेरे को वेरीफाइड अकाउंट क्यों? अरे आप ट्विटर को गंभीरता के साथ मत लीजिए और इस ब्लूटिक को भी भेज दीजिए। ये एक नया जाति व्यवस्था इस देश के अंदर क्रिएट करा। तीसरी बात, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यूनिलैटरली किसी के भी स्टेटस को उससे विड्रॉ नहीं कर सकती। यानी सरकार अगर कल ये सोचे कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं कुछ कानून को नहीं मानता हूं तो मेरे नहीं आशुतोष जी, बात कानून और भारत सरकार की नहीं, आपका मत जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ट्विटर अपना तौर तरीके चला रहा था, क्या आप उसे सही मानते हैं? मैंने आपसे पहले कह दिया कि ट्विटर को इस देश में काम करना है तो इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार या कोई भी सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, किसी के स्टेटस को यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कुछ कानून नहीं मांगता हूं, तो क्या मेरी नागरिकता को विड्रॉ करके मेरे खिलाफ नहीं आशुतोष जी, अभी भी शायद आप मेरे सवाल का भाव नहीं समझे। टेक्निकली क्या होगा वो छोड़ दीजिए, मैं एज ए पत्रकार आपकी राय चाह रहा हूं कि क्या आप इस कंपनी के तौर तरीके को सही मानते हैं? नहीं, मैं तो आप ट्विटर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो फेसबुक के तौर तरीके को भी सही नहीं मानता हूं, मैं तो इंस्टाग्राम के तरीके को भी सही नहीं मानता, मैं तो व्हाट्सएप के तरीके की सही नहीं मानता। इस दुनिया के अंदर जो तमाम तरीके के फंडामेंटलिस्ट और दकियानूसी बातें जो फैली हुई हैं, इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको मालूम है अमेरिका के अंदर 15% लोग ये मानते हैं और इसके लिए जिम्मेदार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो पीडोफाइल्स हैं। इमेजिन, मतलब ये झूठ आप फैला दीजिए और उसके बाद उसको और मल्टीप्लाई करते जाइए, मैग्नीफाई करते जाइए। ये सोशल मीडिया हमारी आपकी जिंदगी को दरअसल तहस-नहस कर रहा है। इसलिए इसके बारे में, इसकी सोशियोलॉजी के बारे में, इसकी साइकोलॉजी के बारे में हम सबको बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या इनको ये इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर बहस की जरूरत है। देश के नागरिकता, देखिए, नागरिक के लिए, स्टेट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में हार्मोनाइज करके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको नए सिरे से रिडिफाइन करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नए सिरे से डिफाइन कीजिए और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा तंत्र जो अपने आप में सबके पास पहुंचने की ताकत रखता हो, वैसे आप उसे अगर संगठित तौर पे कहते तो मीडिया कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकता। 10 तरह के संपादक बैठे होते हैं, नीचे से ऊपर तक जाता है, डिसाइड होता है, फिर छपता है, फिर टीवी पे चलता है। लेकिन ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ओपन प्लेटफॉर्म तो है, अपने फोटो शेयर करने में, अपनी बातें शेयर करने तक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये गहरा एंगल लेते हैं जहाँ पर फिर बहुत ऐसी चीज़ें
आ जाती है, जहां की सांप्रदायिकता से लेकर तमाम न जाने कौन कौन से मुद्दे उठ खड़े होते हैं, अफवाहें फैलने लगती हैं और गंभीर रूप धारण करती है, वहां पर तो कुछ ना कुछ नियम, कानून, कायदे होने ही चाहिए और वो देश ही तय करेगा जहां पर ये सारी कंपनियां चल रही हैं, भले ही वो किसी भी देश से आती हों। तो आज की इस बहस में मुझे लगा बहुत सारी चीजें अच्छी हैं और जैसा कहा कि इस पर बड़ी और वृहद बहस की जरूरत है, जरूर किसी दिन बैठ के करेंगे, लेकिन मौजूदा घटना और उसके संदर्भ में आज कुछ अच्छी बातें हुई, इसीलिए मैं अपने सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा और सभी दर्शकों का भी जिन्होंने इतने ध्यान से हमारी बात सुनी। नमस्कार।